ये तो मतलब मर्डर है एक तरीके से। अनफॉर्चुनेटली नहीं है। स्लो जुडिशियल सिस्टम के प्रति गुस्सा आ रहा है और लोग अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं जुडिशियल सिस्टम की भी। तो इन असेसमेंट्स को तो ये बहुत ज्यादा तो मतलब मैक्सिमम मैं ये कह सकता हूँ कि 7 से 10 दिन के अंतर्गत किसी भी अन्य मामले में भी जुवेनाइल जस्टिस के केस में बेल मिल जाती है। कानून चाहता है कि बच्चों के साथ जब डील किया जाए ऐसी सजा ना दी जाए कि वो हार्डन क्रिमिनल बन जाए और उन्हें सुधरने का मौका मिले। एक तो जान गई, दूसरा किसी को सजा नहीं मिल रही है, और तीसरा जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उनको कोई कॉम्पेंसेशन भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसमें इसमें एक इन दिनों एक फ्रेज बहुत पॉपुलर हो रहा है कि जो पूरा प्रोसेस है वही अपने आप में पनिशमेंट है। आप अग्री करते हैं इससे? एब्सोल्युटली, यस यस, पूरी तरह से एग्री करता हूँ। पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे लॉयर कमलेश कुमार मिश्रा जी हैं। कमलेश जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है आपसे कि ये जो घटना है पोर्श कार से, जो ये लग्जरी कार से दो टेकीज को पुणे में संडे को करीब 3 बजे रात में उनके ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दी गई और उनकी डेथ हो गई, प्राइमा फेसी जो प्रथम दृष्टया जिसको कहते हैं, ये मामला देखने पर आपको कैसा लगता है? किस तरीके का समझ में आता है? जो इस केस के फैक्ट्स हैं इसे एक नॉर्मल एक्सीडेंट की तरह नहीं देखा जा सकता। एक गाड़ी है, हाई प्रोफाइल गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और उसे एक माइनर चला रहा है, तो ये बहुत से पक्षों से आई आईब्रो रेजिंग कंडीशंस हैं इसमें। ये मतलब सामान्य बेल कंडीशन है कि आपके ऊपर एलिगेशन है कि आपने शराब के नशे में अपनी एक्सपेंसिव कार से दो लोगों को कुचल के मार दिया और उसके बाद आपको बेल देते हुए कहा जा रहा है कि आप 300 वर्ड्स का एसे लिखिए। देखिए, आपको सबसे पहले देखना होगा कि इसमें जो एक्यूज पर्सन्स हैं वो इन्हें कानूनी भाषा में जेसीएल कहा जाता है, जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। और इनका एक अलग कानून है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसके तहत इस सारे मामले की सुनवाई होगी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चूंकि इसे इस तरह से देखा जाए कि बच्चों के प्रति जो कानून का व्यू है उसको देखना होगा, और कानून उनके प्रति बहुत लीनियंट सिर्फ और सिर्फ उनकी सुधारवादी दृष्टिकोण से है। कानून चाहता है कि बच्चों के साथ जब डील किया जाए तो अ, ऐसी सजा ना दी जाए कि वो हार्डन क्रिमिनल बन जाए और उन्हें सुधरने का मौका मिले। 300 शब्दों का ऐसे लिखने वाला जो है उसका क्या तात्पर्य है ये ऑर्डर देखने के बाद ही पता चलेगा। परंतु अन्य केसेस में भी ऐसे चूंकि केसेस होते रहते हैं दिल्ली में, हमारे पास अपील के लेवल पर भी और जेजेबी के लेवल पे भी हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले या अन्य जगहों पर रहने वाले कमजोर वर्ग के लोगों के साथ भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इसी तरह का रवैया रखता है, और इसका एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि उनको सुधार का मौका दिया जाए। लेकिन जिस जिन मान लीजिए जिस किसी ने अपना परिवार खोया हो, दो लोगों की मौत हो गई और उन दोनों की जब डेड बॉडीज पहुंचती हैं उनकी फैमिली वालों के पास, और जब उनको पता चलता होगा कि जिस किसी के ऊपर जो महज 4 महीनों में 18 साल का होने वाला है उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कहा है कि तुम जाओ और 300 वर्ड्स का एसे लिखो, शराब डी एडिक्शन के लिए काउंसलिंग लो और ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करो, तो ये किस तरीके का इंप्रेशन क्रिएट करता है ऐसी फैमिलीज के ऊपर या सोसाइटी एट लार्ज के ऊपर? सी द थिंग इज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। निश्चय ही एक पक्ष को ऐसा लग सकता है, परंतु इसमें दो चीजें। एक कि ये बेल कंडीशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें एक्विटल मिल गया है और उन्हें इस केस से पूरी तरह छूट मिल गई है। इस केस में ट्रायल चलेगा, परंतु जो जुवेनाइल जस्टिस का कानून है उसमें जो मैक्सिमम सजा दी जा सकती है वो 3 वर्ष की सजा दी जा सकती है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा, अगर दोषी पाए जाते हैं तब भी। तो इसीलिए बेल के कंडीशंस को भी इसी के साथ देखना होगा कि जब पूरी सजा ही लगभग 3 वर्ष की ही मिल सकती है तो इसमें क्या हम किसी व्यक्ति को इतने समय के लिए जेल में रख सकते हैं। इसी को आप इस तरह से देखिए कि अगर कोई एडल्ट हो और वो किसी ऐसे क्राइम के लिए एक्यूज हो जिसमें 7 साल की कम सजा हो से कम की सजा होती है, तो उन्हें भी बेल प्राप्त होती है और उन्हें भी बेल प्राप्त करने में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है।
किसी किसी को अगर ये इम्प्रेशन मिल रहा है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अमूमन ऐसे केसेस में 15 या 17 घंटे में इतने जघन्य अपराधों में भी बेल दे देता है, तो ये सही इंप्रेशन है? हमेशा ऐसा दे देता है ऐसा नहीं है, कई केसेस में फैमिली की असेसमेंट होती है। क्योंकि एक चीज जो देखी जाती है कि जब हम इस बच्चे को छोड़ेंगे अभी, तो ये कहाँ जाएगा और किन परिस्थितियों में रहेगा। और एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि वो अपने परिवार के साथ जाकर रहेगा और पारिवारिक माहौल में रहेगा, तो उसमें सुधार हो सकता है कि नहीं। तो इन असेसमेंट्स को तो ये बहुत ज्यादा, तो मतलब मैक्सिमम मैं ये कह सकता हूँ कि 7 से 10 दिन के अंतर्गत किसी भी अन्य मामले में भी जुवेनाइल जस्टिस के केस में बेल मिल जाती है। मतलब आप बता रहे हैं कि जुवेनाइल जस्टिस के मामले में अमूमन 7 से 10 दिन के अंदर जो एक्यूज होता है उसको बेल मिल जाती है, और मैक्सिमम सजा उसको 3 साल की होती है। विच मीन्स कि ऐसे किसी हो भी तरीके सकती के अपराध के मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती है। विच मीन्स कि ऐसे है। किसी भी अपराध करने के बाद वो 3 साल की सजा काट के वापस से समाज में खुला घूम सकता है। ये सही जी अंडरस्टैंडिंग है? बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो जुवेनाइल जस्टिस जी। एक्ट में वो कौन से हीनियस क्राइम के डेफिनेशंस हैं जिसके तहत 16 साल के बाद के किसी को भी एक अडल्ट के तौर पे ट्रीट किया जाता है? ये देखिए, एक अमेंडमेंट लाया गया था क्योंकि लोगों में ये बात थी कि 16 साल की उम्र तक तो ठीक है, लेकिन 16 से 18 साल की उम्र तक के लोग जिनको ये समझ है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और उसके बावजूद वो जघन्य कोई अपराध करते हैं, तो हीनियस ऑफेंस जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में डिफाइंड है। और उसकी डेफिनेशन यह है कि वह कोई भी क्राइम जिसकी सजा 7 साल से अधिक हो। तो ये जो ऐसे रोड रेज के केसेस होते हैं जिनमें मतलब लोगों की डेथ हो जाती है, उनमें 7 साल के ऊपर की सजा होती होगी। ये तो मतलब मर्डर है एक तरीके से, कल्पेबल होमिसाइड में 7 साल। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और इसीलिए जब हम बात करते हैं इस केस के प्रति, तो हमें ज्यादा ध्यान इस बात के प्रति देना चाहिए कि जो इसका पैरेलल कानून है 304A जनरली लगाया जाता है, उसमें भी बहुत कम सजा है। और अन्य कानून भी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो इसमें लगाया गया है, उसमें भी बहुत ही कम सजा है, 2 साल की सजा है। और आप देखेंगे कि जो नया कानून बनाया गया है, जो अगले महीने से जुलाई से लागू होगा, उसमें भी जो सजा है वह 5 साल की ही है, मतलब सात सिमिलर साल से कम ऑफेंसेस है। के। 7 साल से कम। विच मीन्स कि अगर आगे भी कोई जुवेनाइल इस तरीके से किसी को रौंद के निकल जाता है, अभी तो एलिगेशन है, तो मतलब अगर एलिगेशन उस पर लगता है तो वो मैक्सिमम 5 साल का पनिशमेंट काट के और फिर वो जेल से निकल जाएगा, वापस से समाज यस, का हिस्सा होगा। आपको अपने एब्सोल्युटली। एक्सपीरियंस से लगता है कि जुवेनाइल जस्टिस का जो कानून है उसमें किसी तरीके का बदलाव किया जाना चाहिए? और अब जब आपसे बातचीत हो रही है तो ये भी समझ में आ रहा है कि रोड रेज का जो कानून है उसमें भी बदलाव किए जाने की दरकार है। बहुत ज्यादा दरकार है। आप देखिए, ये कॉलोनियल कानून है और कॉलोनियल दृष्टि से बनाया गया था। आप इसको इस तरह से समझिए कि जब ये कानून बनाया गया था, तब इस देश में गाड़ी कौन चला रहे थे? जो हम पर रूल कर रहे थे, सिर्फ वो लोग गाड़ी चला रहे थे। तो इसीलिए ये ऑफेंसेस इस तरह से बनाए गए कि अगर उनसे कोई गलती हो गई और कोई मर भी गया, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। लड़के के जो पिता है उनके ऊपर तमाम तरीके के एलिगेशन हैं, जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी उनके अकॉर्डिंग लड़के ने पुलिस को तो कम से कम ये बयान दिया है। पुलिस का बयान आप बेहतर बताएं कि पुलिस को दिया गया बयान कितना मायने रखता है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं उसमें पुलिस को कम से कम लड़के ने ये बताया कि उसके पिता को पता था कि वो शराब पी रहा था। ये अलग किस्म का मैजिक चल रहा है कि पुलिस को उसने बयान दिया कि लड़के के पिता को पता था। कार का रजिस्ट्रेशन नहीं था, लड़का अंडर एज है, उसके पास ड्राइविंग का ना तो लाइसेंस है ना तो उसको ड्राइविंग की ट्रेनिंग है, उसके बावजूद उसको खुली सड़क पे छोड़ा गया। ऐसे में क्या वो इस क्राइम के भागीदार बनते हैं? उनके ऊपर किसी तरीके का एक्शन होना चाहिए? लॉ क्या कहता है उसके ऊपर? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है, क्योंकि निश्चय ही गाड़ी किसी ने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया होगा, लेकिन गाड़ी किसी न किसी व्यक्ति ने खरीदी होगी, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। साथ ही साथ इन पे अबेटमेंट का और अन्य तरह के ऑफेंसेस भी बन सकते हैं। मेरी जानकारी में ये है कि शायद उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हम्म। तो इसमें 302 लगाया जा सकता है ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर?
नहीं, 302 लगाने का कोई, मैं लगाने के लिए आप कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर जो कानून में डिफाइंड है चीजें, और आप वह उसके लिए जो एक्ट है, उसके लिए जो निश्चित पैरामीटर्स हैं, वो मीट नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली वो एक्विटल होएगा। तो इसीलिए मर्डर लगाने का कोई फायदा नहीं है, और ना ही मेरी दृष्टि में लगाया जा सकता है, क्योंकि मर्डर के जो वन ऑफ द प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हैं कि मुझे पता है कि मैं किसको और क्यों मारने जा रहा हूँ, जो कि इसमें मीट नहीं होंगे। और इसीलिए 300 और 302 की जिसकी बात कर रहे हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं लग पाएगा। विच मीन्स कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम का अभी ये हाल है कि आप राह चलते आपकी मौत हो सकती है बगैर आपके किसी फॉल्ट के, जब जस्ट बिकॉज कि आप सड़क पे एग्जिस्ट करते हैं आपकी मौत हो सकती है, और जिसकी वजह से आपकी मौत हुई है उसके ऊपर ऐसी कोई सी भी धारा नहीं लगेगी जिसकी वजह से उसको सजाए मौत मिले या उस पे 302 लगाया जा सके। मैं ठीक यस, समझ रहा हूँ, दैट ये इज अंडरस्टैंडिंग ठीक है? इट। तो ऐसे और रोड रेज के इंस्टेंसेस याद आते हैं आपको जिनमें इस तरीके से लोगों की जान गई हो? उनमें किस तरीके की सजाएं मिली लोगों को, अगर कोई हाई प्रोफाइल मामला याद आता तो आपको तो? रोड रेज नहीं, लेकिन चूंकि ये मामला ऐसा है जिसमें आप जुवेनाइल जस्टिस और हीनियस क्राइम की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। आपको याद होगा, गुरुग्राम में एक स्कूल में एक बच्चे रेयान की डेथ हो गई इंटरनेशनल में थी। 2 साल के बच्चे की जो गला मैन घोट हत्या इंटरनेशनल कर दी स्कूल गई। में 2 साल के बच्चे, उसमें भी बच्चे की उम्र 16 साल से अधिक थी। और बाद में स्टेट ने उसमें एप्लीकेशन लगाया था कि इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाना चाहिए, और वो एप्लीकेशन अलाउ हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट तक वो एप्लीकेशन अलाउ रही, और उसको एडल्ट की तरह ही ट्राई किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक आपका लास्ट फॉलोअप ये है कि उसको एज एन अडल्ट ट्राई किया जा रहा है? जी जी, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का ऑर्डर था, हालांकि उसमें बहुत समय लगा, और चूंकि वो ऐसा थोड़ा हाई प्रोफाइल केस हो गया था, और इसीलिए पब्लिक की मदद से, लोगों की मदद से वो केस लड़ा जा रहा था विक्टिम्स की ओर से, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक भी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लोग मौजूद थे। चूंकि मैं उस केस में शुरुआती दिनों में इन्वॉल्व था, इसलिए मुझे मालूम है। परंतु किसी आम व्यक्ति के लिए, किसी आम फैमिली के लिए, उस केस को हर एक लेवल पर, पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पर, फिर हाई कोर्ट के लेवल पर, और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर उन चीजों को डिफेंड करना मुश्किल कार्य होगा। जो मैं सही समझ पा रहा हूँ तो कम से कम जो उस स्कूल में 2 साल के बच्चे, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे की हत्या का मामला था, उसमें तो 302 जरूर लगा होगा जब इसको एज एन अडल्ट ट्रीट किया जाना शुरू किया गया होगा तो। यस, और उसमें वही सजा बनेगी जो अमूमन 302 में जो मैक्सिमम या मिनिमम पनिशमेंट होती है। एब्सोल्युटली। लेकिन इस केस में जो अभी के रोड रेज का केस है, इसमें जो आरोपी है अगर वो कॉन्विक्ट होता भी है तो आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम 3 साल के अंदर वो जेल से बाहर चला आएगा। एब्सोल्युटली। तो इसमें किस तरीके की रिफॉर्म की दरकार है? जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है, तो दो केसेस चलते हैं। एक केस चलता है जिसमें एक्यूज को सजा मिलती है, और दूसरा केस चलता है जिसमें विक्टिम को कॉम्पनसेशन मिलती है। उसको एमएसीटी केस कहते हैं आम भाषा में। एमएसीटी केस करने चलने में भी, अब चूंकि आप मुझे बता रहे हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये है कि गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमें पता नहीं कि गाड़ी का इंश्योरेंस है कि नहीं है। और उन स्थितियों में जब जिसमें गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं रहता है, उस स्थिति में इनकी पर्सनल लाइबिलिटी, जो गाड़ी के ओनर है उसकी पर्सनल लाइबिलिटी होती है, और वह केस फिर और लंबा खींचेगा। तो एक तो जान गई, दूसरा किसी को सजा नहीं मिल रही है, और तीसरा जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उनको कोई कॉम्पेंसेशन भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को देखते हुए इसमें सुधार की जरूरत है। ठीक है, एक सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव है, काफी पोलराइज्ड दुनिया है सोशल मीडिया की, वहां पे जो एक नैरेटिव है कि चूंकि लोगों को न्याय में विश्वास नहीं होता, इस वजह से मॉब वायलेंस का कल्चर इंडिया में बढ़ रहा है। इस मामले में भी एक्सीडेंट के बाद जिस तरीके से जो एक्यूज्ड है उसकी पिटाई हुई है, आपको लगता है कि जुडिशियल सिस्टम का जो पेस है, जुडिशियल रिफॉर्म का जो पेस है, उससे लोगों में बहुत ज्यादा इम्पेशंस, और ऐसे कई सारे मामलों में वो जो जस्टिस है, एलिजेड जस्टिस, उसको मॉब अपने हाथ में लेने लग गई है, जो कि समाज के लिए एक बहुत खतरनाक चीज है? एब्सोल्युटली। और ये सिर्फ इन केसेस में नहीं है, मैं देख रहा हूं कि लोगों में धीरे धीरे
स्लो जुडिशियल सिस्टम के प्रति गुस्सा आ रहा है और लोग अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं जुडिशियल सिस्टम की भी। एक तरफ जब हर चीज बहुत फास्ट पेस्ड और बहुत मॉडर्न हो गई है, उसी जगह पर जुडिशरी ऐसा लगता है कि आप शायद 20-30 साल पीछे चले गए हों। आप ये सोच के ही आपको डर लगता है कि अगर आप कोई कंप्लेन, मुझे अभी भी याद है, अभी कुछ दिन पहले मेरी एक मित्र थी, इफ आई कैन गिव दैट एग्जांपल, मेरी एक मित्र थी, उसने मुझे एक मदद मांगी कि मेरा फोन चोरी हो गया था, आप क्या मेरी फोन ढूंढवाने में मदद कर सकते हैं। मैंने कुछ फोन्स किए, उसमें एफआईआर रजिस्टर हुई और फोन रिकवर हो गया। ये 4 साल पहले की घटना है। 4 साल बाद उसको फोन आ रहे हैं और कोर्ट से उसको समन गया है कि अब आपको आना पड़ेगा आपका बयान दर्ज कराने के लिए। अब वो एक फोन जिसको वो आज उपयोग भी नहीं कर रही है, उसका कहना ये था कि इससे अच्छा था कि फोन खो जाता। अगर मुझे उस एक बयान देने के लिए या उसको कंटिन्यू करने के लिए 4 साल बाद आना पड़ेगा और 4 दिन आना पड़ेगा, तो ऐसी जुडिशियल सिस्टम का क्या फायदा है? इसमें इसमें एक इन दिनों एक फ्रेज बहुत पॉपुलर हो रहा है कि जो पूरा प्रोसेस है वही अपने आप में पनिशमेंट है। आप अग्री करते हैं इससे? एब्सोल्युटली, यस यस, पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा सिस्टम कॉलोनियल सिस्टम है और इसके पूरे ओवरहॉल की जरूरत है। सिर्फ इस बात की नहीं कि सिर्फ हम सजा बढ़ा दे रहे हैं किसी भी केसेस में, परंतु पूरे के पूरे सिस्टम को विक्टिम सेंट्रिक बनाना होगा। और आपको देखना होगा कि विक्टिम का सबसे प्राइमरी ख्याल रखा जाए। हमारा जो सिस्टम है प्राइमरीली, मुझे कई कई बार ऐसा लगता है कि एक्यूज सेंट्रिक है, उनकी सुरक्षा का तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, और नहीं भी रखते हैं, मैं इसको पूरी तरह नहीं कह सकता, लेकिन विक्टिम विक्टिम सेंट्रिक नहीं है। और दोनों सेंट्रिक हो जाएगा अगर कोई जुडिशियल सिस्टम स्पीडी एंड टाइमली जस्टिस नहीं दे पा रहा है, तो वो एक बड़ा फेलियर है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम एक ऐसे दौर में हैं जब सीसीटीवी का टाइम है, सीसीटीवी का जमाना है। जब वो बाहर में बैठा हुआ है एक्यूज्ड, तो वहां का सीसीटीवी का फुटेज है। जब एक्सीडेंट हुआ तो सीसीटीवी का फुटेज है। जब उसके साथ मॉब वायलेंस हो रहा है तो सीसीटीवी का फुटेज है। तो एक जो आम नागरिक है जो लॉ के निटिग्रिटीज में नहीं जाता, उसको लगता है कि सारा सबूत जो है वो बिल्कुल नंगी आंखों के सामने पड़ा हुआ है। अब जो उनके लॉयर हैं वो कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल कर रही है, मीडिया को कैसे पता कि कार वही चला रहा था। हो सकता है कल के कोई और आके ये कह दे कि जो भीड़ में पिट रहा था वो कोई और व्यक्ति है। तो इतने बिल्कुल नंगी आंखों के सामने सब कुछ होने के बावजूद जब इस तरीके की बातें आती हैं, कार वो चला रहा था नहीं चला रहा था, मे भी कल के कोई बोले कि वो पिट रहा था, जो वो कोई और बंदा है वो नहीं है, उसमें एआई से छेड़छाड़ कर दी गई है, क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है पूरे सिस्टम की? नहीं देखिए, जो ये सीसीटीवी फुटेजेस हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, निश्चय ही उससे कोर्ट को डिसीजन में अराइव करने पर मदद मिलेगी। अ, और चूंकि मैं एक लॉयर हूं, इसीलिए मैं पूरी तरह नहीं कह सकता कि भैया अगर ये सीसीटीवी एविडेंस है तो इसके बेसिस पे ही कॉन्विक्ट कर दिया जाए। अ, एक सिंपल सा सवाल हो सकता है आपके साथ भी मेरे साथ भी, जरूरी नहीं है कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं या किसी बार में बैठे हैं तो आपके हाथ में अगर कोई गिलास है तो उसमें शराब ही है। परंतु इसीलिए मेडिकल एविडेंस भी बहुत जरूरी है। और कई बार ऐसा होता है और हमने ये देखा है कि बहुत सारी चीजें जब मीडिया में आती हैं और मीन्स जब आप एक तरफ मॉब वायलेंस को गलत कह रहे हैं, उसी समय I don't know if that will be the right phrase to use, but would it not be a media violence, so to say, that okay, now we have seen everything, we have decided everything, and we are giving the decision right away? It's just like a mob violence, in my view. Yes, all these evidences should certainly reach, इन सभी एविडेंसेस को कोर्ट तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए और कोर्ट को बहुत जल्द से जल्द इन पर डिसीजन लेना चाहिए, ताकि पब्लिक का फेथ भी जो है वो जुडिशियल सिस्टम में बना रहे। 18 साल का जब ये हो जाएगा, मामला जितना भी लंबा चले, अगर इसकी कन्विक्शन होती भी और इसको 3 साल की सजा होती है, जब ऐसे लोगों को जिनके ऊपर अगर कन्विक्शन हो जाता है, दो लोगों का ऑलमोस्ट मर्डर करने का अगर चार्ज प्रूव हो जाता है और महज 3 साल की सजा काट के जब वो समाज में वापस आ जाते हैं, तो एक जो सच में मर्डर करने वाला, इंडियन जुडिशियल सिस्टम के स्टैंडर्ड से मर्डर करने वाला है, और ये जो हत्या हुई है, एक तरीके से दोनों में क्या डिफरेंस रह जाता है? जब दोनों फिर वो 18 साल, बीस क्या साल आजीवन कारावास क्यों काटे और इनको 3 साल में ही क्यों छोड़ दिया जाए वापस से इस समाज में खुला? ये किसी का सवाल हो सकता है, ये मेरा आखिरी सवाल है।
आप इसको इस दृष्टि से देखिए कि आप मान लेते हैं कि हम इसको एडल्ट की तरह ट्राई कर लेते हैं, और ये आदमी 20 साल जेल में रहता है, 40 साल की उम्र में ये बाहर आता है जेल से। आप कैसा व्यक्ति समाज को उस समय दे रहे होंगे? क्या वो व्यक्ति आज जो वो 3 साल की सजा काट के आएगा और उसके पास रिफॉर्म के जो मौके रहेंगे, उससे बेहतर मनुष्य होगा, या जो 40 साल व 20 साल जेल में रहकर आया और उसके बाद अचानक से आप उसे समाज में डाल देंगे, वो बेहतर व्यक्ति होगा? तो ये वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है जिसको देखते हुए, वन ऑफ द कंसिडरेशन जिसको देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये प्रोविजंस बनाए गए थे कि बच्चों के साथ अगर आप उन्हें बहुत प्रोलॉन्ग इनकार्सरेशन में रखते हैं, प्रोलॉन्ग जेल में रखते हैं, तो उनका कोई बहुत विकास नहीं होता, उससे उनका विनाश ही होता है। और इसीलिए इस तरह की प्रोविजंस हैं कि उनको समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाए। ऐसा नहीं है कि अगर वो व्यक्ति 18 साल की उम्र के बाद भी ऐसा ऑफेंस करेगा तो उसे इस बात से की वजह से कोई छूट मिलेगी कि आपने पहले ऑफेंस किया था और उसमें सजा नहीं मिली थी, इसलिए हम आपको छूट दे रहे हैं। बट सर इसमें एक लास्ट जाते जाते वापस से आपने एक क्वेश्चन की ओपनिंग दे दी मेरे को। ये लगता है, मतलब मुझे ये समझना है कि फिर तो इस उम्र के जो बच्चे मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहे होंगे, और अगर वो इसको फॉलो करते हैं, या 10 12 के 13 के बच्चे अगर इसको फॉलो कर रहे होंगे, तो उनको तो एक लूप होल मिल गया ना कि अगर हम कल किसी पे नशे में गाड़ी चढ़ा भी देते हैं तो हम मैक्सिमम 3 साल जेल में रहेंगे और वापस से हमें सुधरने का मौका दिया जाएगा। ये भी तो सेंस प्रिवेल कर सकता है ना इस ऐसे इंसिडेंट्स के बाद। बिल्कुल। देखिए, मिसयूज का एंगल हर एक कानून में होता है, और इसमें भी है। ऐसा नहीं है जो आप बात कह रहे हैं वो समाज में है। ऐसे बहुत सारे गैंग्स ऑपरेट करते हैं जिसके सारे मेंबर्स जो हैं 17 या 18 साल के से कम के उम्र के होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें बहुत अधिक सजा नहीं होगी। परंतु ये एक समाज का भी फेलियर की दृष्टि से आपको देखना होगा कि समाज अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख पा रहा है। या हम सभी चीजों का, ये तो कह रहे हैं जैसे आपने कहा कि मॉब ये तो कह रही है कि हाँ जी, इस बच्चे को या फिर इस एक्यूज को, जो भी व्यक्ति है, इसको हम मार पीट के अभी जस्टिस कर देते हैं। लेकिन क्या वही समाज उस फैमिली के लिए जब कंपनसेशन की बारी आएगी तो हर एक व्यक्ति कहेगा कि हाँ जी, मेरे परिवार से भी आप ले लीजिए कुछ पैसा, हम सब मिलके पैसा दे रहे हैं? तो ये इमीडिएट जस्टिस जो है उसका मतलब वो बहुत ज्यादा सेंसिबल चीज नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया इस पूरे डिस्कशन के लिए। हम पूरी कोशिश रहेगी हमारी, चूंकि इवॉल्विंग मामला है और इसका सोसाइटी पर लार्ज इम्पैक्ट होगा, तो पूरी कोशिश रहेगी हम इस पे नजर बनाए रखें। और अगर ऐसे सवाल वापस से आए तो हम आपसे वापस से कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच स्विच से जुड़ने के लिए कमलेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।